यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और अब की बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले और आप चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर अंक लाना, एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में। क्या हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे 2018 में जो पूछा गया है, क्या 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में टॉप किए हैं सभी टॉपर के वीडियो को देखा और उसके उनके जो भी इंटरव्यू था सबको देखा और उससे एक ही निष्कर्ष निकला कि जितने भी टॉपर थे PYQ क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दिए थे, क्या क्वेश्चन बैंक पे विशेष ध्यान दिए थे, वो कम से कम 6 से 8 वर्षों का सोल्यूशन जरूर किए थे। और मेरा भी ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि आपका पिछले 6 से 8 वर्षों के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। क्या बाल कृष्ण भट्ट जो हैं किस काल के रचनाकार हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। क्या आधुनिक काल के रचनाकार थे बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसकी रचना किस वर्ष किया गया। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो इसका जो करेक्ट होगा कि उसने कहा था ये कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 ईस्वी में रचना की गई। क्या 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का रचना किया गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1915। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो किसने दिया था। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिनकर, बी में जयप्रकाश नारायण, उसके बाद सी में मोरारजी देसाई और उसके बाद डी जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण दिए थे। क्या जयप्रकाश नारायण दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। काफी स्पेशल प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। हमारे पास दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, मतलब अर्धनारीश्वर की रचना किसने किए हैं। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है मलयज और ऑप्शन डी है मोहन राठिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला है हमारे पास कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज जो कहानी है उसके नायिका कौन है। रोज जो कि रामधारी सिंह अज्ञेय, रोज जिसके लेखक वात्स्यायन अज्ञेय हैं। क्या अज्ञेय हैं, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया जो रोज है उस कहानी के जो नायिका है क्या है, मालती है। रोज कहानी का नायिका कौन है, मालती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, मतलब एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजगुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। क्या एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। क्या इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर के है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बातचीत, ऑप्शन बी ओ सदानीरा, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है ओ सदानीरा है। क्या ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि सिपाही की माँ, क्या सिपाही की माँ
के रचनाकार कौन है? तो सिपाही के माँ जो चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए देव है भगत सिंह, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सिपाही की माँ के जो रचनाकार हैं मोहन राकेश है। क्या? मोहन राकेश। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो किस विधा की रचना है? मतलब क्या है, कहानी है या निबंध है या पत्र है? इसको देखना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ए में निबंध, बी में डायरी, सी में लघु कथा और डी में क्या है? नाटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ मेरा हंसते हुए मेरा अकेलापन एक क्या है? एक डायरी है। क्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें से प्रेम की पीर के कवि, यहाँ प्रश्न नहीं होगा, प्रेम के पीर के कवि हैं। तो प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता था? एक ऑप्शन है जायसी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को ही प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? क्या सूरदास जी हैं वो किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो सूरदास जो हैं ब्रजभाषा के कवि हैं। क्या? सूरदास जो हैं ब्रजभाषा के कवि हैं, क्योंकि सूरदास भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। और भगवान कृष्ण जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस स्थान पे रहते थे, वह स्थान को क्या कहता है? वज्रभूमि कहा जाता है। वज्रभूमि। और उस जब वज्र क्षेत्र में रहते थे तो उस वहाँ के भाषा हो गया वज्र भाषा। उसी प्रकार वहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं। क्या? भगवान श्री राम के बारे में बताते हैं तुलसीदास भगवान श्री राम के बारे में। और भगवान श्री राम अवध में रहते थे, तो इसलिए तुलसीदास की जो भाषा होगा वह अवधी हो जाएगा। क्या? तुलसीदास की भाषा अवधी हो जाएगा। और उसी तरह एक आता है जायसी जो थे मलिक मोहम्मद जायसी भी, उनका भी भाषा क्या हो जाएगा? अवधी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। उसके बाद क्या है? अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास थे। क्या? स्वामी अग्रदास। इन्हें कहीं कहीं अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिए थे। क्या? राजा रुद्र शाह ने दिए थे भूषण को भूषण की उपाधि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा रुद्र शाह। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? क्या? तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ ए में दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो तुमुल कोलाहल कलह के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। क्या? तुमुल कोलाहल कलह के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? क्या? पुत्र वियोग किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर होगा पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्या? पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब था? तो दूसरा सप्तक जो उसका प्रकाशन जो वर्ष था 1951 ईस्वी। क्या? 1951 में दूसरा सप्तक को प्रकाशित किया गया 1951 ईस्वी में, और शमशेर बहादुर सिंह प्रकाशित किए थे। क्या? दूसरा जो सप्तक था शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा 1951 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि मुक्ति बोध का
क्या अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, जो कि जन जन का एक चेहरा के लेखक हैं। क्या जन जन के एक चेहरा जो पाठ है उसके लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध है। तो उनका जो जन्म स्थल है कहाँ था, तो उनका जो जन्म स्थल था कि श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ग्वालियर दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है कहाँ हो जाएगा, ग्वालियर। यदि मध्य प्रदेश दिया हुआ रहता तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। क्या अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो है किस कवि की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि अधिनायक जो है रघुवीर सहाय की रचना है। क्या अधिनायक जो पाठ है रघुवीर सहाय की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद जो होगा वार्ता प्लस आलाप। क्या वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस आलाप होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया कि वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होता है वार्ता प्लस आलाप होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि नायक का संधि विच्छेद है। क्या नायक का जो संधि विच्छेद है क्या है। तो नायक का जो संधि विच्छेद है नय प्लस यक है। क्या नय प्लस अक है। तो नय प्लस यक कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि नय प्लस यक। तो नायक का क्या है, संधि विच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। क्या अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसन। क्या अनु प्लस एसन होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर गया ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद दूसरा है कि उद्गम का संधि विच्छेद है। क्या है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्गम का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस आगम होगा। क्या उत प्लस आगम। तो उत प्लस आगम है, तो उत प्लस आगम यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत प्लस आगम। क्या उत प्लस आगम जो है उद्गम का संधि विच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है। क्या निश्चल का संधि विच्छेद क्या। ऑप्शन नंबर ए नी प्लस चल, ऑप्शन बी निह प्लस चल, ऑप्शन डी निशा प्लस चल, ऑप्शन डी में है नी प्लस अचल। तो निश्चल का जो संधि विच्छेद होता है निह प्लस चल होता है। क्या निह प्लस चल निश्चल का संधि विच्छेद होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब विसर्ग के पास किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है। क्या जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है तो वो आधा ग स या स हलंत में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है विसर्ग। लास्ट में क्या है, विसर्ग है लास्ट में, और उसके साथ जो पहला अक्षर आया है, क्या पहला अक्षर आया, च। तो च जो च वर्ग का पहला अक्षर है, तो विसर्ग के तुरंत बाद किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है तो वहाँ पे स हलंत बन जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, निश्चल हो गया। क्या निश्चल, इसीलिए हो गया निह प्लस चल का ही मतलब संधि जोड़ेंगे तो हो जाएगा निश्चल। मतलब निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा सिंपली देखा जाए तो निह प्लस चल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ हमारे पास। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसको कहते हैं, तो जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो लुटेरा में जो है एरा प्रत्यय है। क्या है, क्या हो जाएगा, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, ए से दिया हुआ है, इसे नहीं होगा एरा हो जाएगा। क्या लुटेरा में जो प्रत्यय होगा मेरे दोस्त एरा हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। लेकिन यहाँ मिस टाइपिंग है, यहाँ पे हो जाएगा क्या
एरा, लुटेरा में एरा प्रत्यय। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अज्ञान उपसर्ग सबसे पहले जानते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अज्ञान का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस ज्ञान होता है। तो पहले क्या आया, अ इसमें लगा हुआ है। अज्ञान कम में जो उपसर्ग है क्या हो जाएगा, अ, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है राजकुमार कौन सा समास है। क्या राजकुमार जो है कौन सा समास है। तो राजकुमार का जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है राजा का, राजा के जो पुत्र होता है उसे ही क्या कहते हैं, राजकुमार। तो ये बीच में आया क्या, विभक्ति चिन्ह। तो जब बीच में विभक्ति चिन्ह आता है तो हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है, दाल रोटी। क्या है, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया है दाल रोटी में योजक चिन्ह आ गया है। और इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है। मतलब सिंपली देखा जाए कि जहाँ योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि दाल रोटी जो है वो क्या, उसके बीच में योजक चिन्ह आया तो यहाँ पे क्या हो गया, योजक चिन्ह जब भी आता है क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। उसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है कि घनश्याम कौन सा समास है। घनश्याम जो है, घनश्याम कौन सा समास है। तो घनश्याम सबसे पहले ऑप्शन से भी उसको देखिए कि दिग्गु तो नहीं होगा, संख्या के बोध नहीं हो रहा, द्वंद्व भी नहीं होगा, योजक चिन्ह नहीं है, बचा क्या, कर्मधारय, अब बचा तत्पुरुष। तो इस दोनों में डिसाइड करना है। तो घनश्याम क्या होता है, घनश्याम होता है जो होता है कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, घनश्याम होता है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब इसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है कि चौराहा कौन सा समास है। क्या चौराहा जो है कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या है, चौराहा में देखें तो यहाँ पे चौ आ गया। तो चौ का मतलब होता है चार। तो चार क्या है, एक संख्या है। तो जब संख्या आ जाए तो क्या होता है, दिग्गु समास होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है, पीताम्बर कौन सा समास है। क्या पीताम्बर जो है कौन सा समास है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि पीताम्बर जो है कौन सा समास है। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि दिग्गु का, पीताम्बर जो दिग्गु नहीं होगा, संख्या है, योजक चिन्ह यहाँ पे क्या है, कर्मधारय भी समास है, अभी भाव भी समास नहीं होगा, बचा क्या, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। क्या बहुव्रीहि समास, लेकिन कर्मधारय समास भी बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज ऐसे कर जाते हैं कि पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या है, पीला है जिसका अंबर, मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले को ही पीताम्बर कहते हैं। तो यहाँ पे तुलना भी हो रहा है, लेकिन कई तो यहाँ पे कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन नहीं, पीताम्बर जब पीताम्बर होता है तो पीताम्बर किसको कहते हैं, जो पीला वस्त्र को धारण करता है। मतलब भगवान विष्णु का बोध हो रहा है तो जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। क्या कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि इससे किसी विशेष आदमी का बोध हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, पय का पर्यायवाची शब्द है। तब पय का मतलब होता है पीने योग्य। तब पय जो है पर्यायवाची शब्द दूध का है। क्या, पय जो पर्यायवाची शब्द दूध का है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुराग का विलोम क्या होता है। क्या है, अनुराग का विलोम क्या है। अनुराग का जो विलोम होता है, जो उल्टा हो जाएगा विराग। क्या, अनुराग का जो होता है विलोम शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है विराग होता है। क्या होता है, विराग। लेकिन यहाँ पे विराम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। क्या, यहाँ पे ग होगा। तो अनुराग का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, विराम होता है, इसलिए विराग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अर्थ का विपरार्थक शब्द होता है। मतलब विपरार्थक शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है, तो अर्थ का क्या होता है, इति होता है। अर्थ का होता है इति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृष्ण का विलोम है। क्या, कृष्ण का विलोम है। तो कृष्ण का जो विलोम होता है शुक्ल होता है। क्या, कृष्ण का विलोम क्या होता है, शुक्ल होता है। क्योंकि कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा फिर क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। उसी तरह कृष्ण का जो विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास कि अस्थावर का विलोम है। क्या, अस्थावर का जो विलोम होता है जंगम होता है। क्या, अस्थावर का जो विलोम होता है जंगम होता है। विलोम शब्द तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है। अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नर का विपरार्थक
शब्द है। क्या नर का जो विपरार्थक शब्द है, तो नर का जो विपरार्थक शब्द होता है नारी होता है। नर का मतलब हो गया पुरुष, नारी का मतलब हो गया स्त्री। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्तुति का विलोम है। क्या स्तुति का जो विलोम होता है, जो उल्टा होता है, क्या होता है? स्तुति का जो विलोम होता है क्या होता है? घृणा होता है। मतलब स्तुति करना के उल्टा हो जाता है घृणा करना। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संध्या का विलोम है। क्या संध्या का विलोम क्या होता है? तो संध्या का विलोम सिंपल क्या होता है? प्रातः होता है। संध्या का विलोम होता है प्रातः। संध्या का मतलब हो गया सुबह, संध्या का मतलब हो गया शाम, और प्रातः का मतलब हो गया सुबह। था शाम का जो विलोम होगा सुबह होगा, मतलब संध्या का विलोम होगा प्रातः होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शैव का उपासक क्या कहलाता है? शैव का जो उपासक होता है कहलाता है। तो शैव का जो उपासक होता है शैव कहलाता है। क्या शैव का उपासक? शिव का उपासक शैव कहलाता है। मतलब भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उसको शिव कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ है। कि अपने पैरों पर खड़ा होना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है अपने पैरों पे खड़ा होना, इसका स्वावलंबी होना। क्या? स्वावलंबी होना। मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है कि अचानक मुसीबत आ जाना। क्या? अचानक मुसीबत आना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आना। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, काफी है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घाट घाट के पानी पीना का मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। क्या? बहुत अनुभवी होना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास दिया गया है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। तो त्राही त्राही करना मुहावरे का जो अर्थ है क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि स्वर्ण का विशेषण है। क्या? स्वर्ण का जो विशेषण होता है क्या होता है? तो स्वर्ण का जो विशेषण होता है स्वर्णिम होता है। क्या? स्वर्ण का जो विशेषण होता है स्वर्णिम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जगत का विशेषण है। क्या? जगत का जो विशेषण है क्या है? तो जगत का जो विशेषण होता है जगदीश होता है। क्या? जगत का विशेषण होता है जगदीश होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि दिन का विशेषण है। क्या? दिन जो है, दिन का विशेषण क्या होता था? दिन का विशेषण होता है दैनिक। दिन का विशेषण होता है दैनिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि अरण्य का समानार्थी क्या है? समानार्थी करने का मतलब क्या हो गया? पर्यायवाची। तो अरण्य का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? अरण्य का पर्यायवाची होता है वन भी होता है। क्या? वन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विपिन दिया हुआ है। तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है विपिन भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का जो विलोम है क्या है? तो तलवार शब्द का जो विलोम होता है सहायक होता है। क्या? तलवार शब्द का विलोम क्या होता है? सहायक। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवार शब्द का क्या विलोम होता है? सहायक। तलवार शब्द का विलोम होता है सहायक। तो चलिए आज 50 ऑब्जेक्टिव जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसका सॉल्यूशन करवा दिए। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। उसके बाद अगला क्लास में हम करवाएंगे 2019 में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसका सॉल्यूशन करवाएंगे।